मेरे सामने बैठी लड़की गोरे सफ़ेद रंगत की मालकिन थी। सुनहरे बाल, बादामी आंखें, कोई कमी नहीं थी उसमें सिवाय कि वह देख नहीं सकती थी। पैदाइशी नाभि नहीं थी, लेकिन बचपन में उसे ऐसा बुखार हुआ जिसकी वजह से उसकी बीनाई खत्म हो गई। बकौल उसके वालिदैन के उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि जब तक वह 25 साल की नहीं हो जाती उसका हर इलाज लाइलाज है। 25 साल की उम्र में उम्मीद है कि उसका ऑपरेशन किया जाए तो उसकी बीनाई वापस आ जाएगी, लेकिन यह भी एक उम्मीद थी। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं सामने पेंट कोट में बैठा था। मैंने कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और इससे शादी पर मुझे कोई भी एतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके वालिदैन ने रिश्ता पक्का कर दिया था। वह लड़की मुझसे आधी उम्र की थी। मेरी उम्र 40 साल की थी, वह बेमुश्किल 20 साल की होगी। इसके साथ साथ में शक्ल सूरत का एक ऐसा मर्द था जिसे लड़कियां एक आंख भी देखना पसंद नहीं करती थी। मेरे नैन नक्श भद्दे से थे, रंगत गहरी सांवरी थी। बेशक मैं दौलतमंद शख्स था, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। मेरा बेढंगा वजूद, गहरी सांवली रंगत देखकर लड़कियां मुझसे नजरें फेर लेती थी, अपने चेहरे का रुख बदल लेती थी। एक नागवार उनके चेहरे पर ऊद आती थी। मेरा शुमार शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में होता था। मैं दौलत में किस्मत का धनी था, मगर शक्ल सूरत में मेरा शुमार बदसूरत लोगों में होता था। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि वर्जिश करूं, अपने आप को फिट फाट रखूं, लेकिन मेरा बेढंगापन किसी तो और कम नहीं होता था। और बिजनेस के मामलात ऐसे थे कि मैं पाबंदी के साथ जिम चाहकर भी नहीं जा सकता था। खाने पीने की भी कोई खास रूटीन न थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वालिदैन की वफात के बाद मैंने ही अपने बहन भाइयों की शादियां की थी। सभी बैरून मुल्क में मुकीम थे, लेकिन अपनी शादी मैंने खुद ही कोशिश करना शुरू कर दी। चंद रिश्ते वालों से कह रखा था कि सबसे पहले मैंने अपने हम पल्ला लोगों में ही अपने रिश्ते देखने शुरू किए, जो साफ इनकार सुनने को मिला। फिर मैंने अलग रिश्ता देखना शुरू किया, लेकिन लड़कियां साफ मुंह पे इनकार करके चली जाती। जैसे एक औरत के लिए इनकार उसकी तजल होती है, वैसे मर्द के लिए भी तकलीफ का बायस बन जाता है। मैं एहसास कमतरी का शिकार हो चुका था, इसलिए मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया था। मगर इस लड़की को देखकर मैं इस पर अपना दिल हार बैठा था। पहली बार मैंने इसे अपने बंगले के करीबी पार्क में देखा था। सुबह ही सुबह मैं वहां पर जॉगिंग करने आया था। यह लड़कियां वहीं बेंच पर बैठी थी, लेकिन बेहद नर्वस थी, घबराई हुई सी थी, बार बार टिश्यू से अपना पसीना पोंछ रही थी। पहले तो मैंने एक नज़र देखकर अपनी तवज्जो हटा ली, लेकिन जब मैंने दूसरा राउंड लगाया तब भी यह लड़की वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार आंसू बहा रही थी। मैं उसे देखकर ठट कर रुक गया। पिछले 15 से 20 मिनट से वह लड़की एक ही पोजीशन में उसी बेंच पर बैठी थी। पहले तो दाएं बाएं देख रही थी, लेकिन उसके बाद अब तो जैसे रोने लगी थी। मैं झिझकते हुए उसके करीब पहुंचा। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर उसने मेरे जानिब देखा और अपने पास रखी स्टिक अपने हाथ में पकड़ ली। कहने लगी, मेरा भतीजा मुझे यहाँ बिठा कर न जाने कहाँ चला गया। कहने लगा, फुफ्फो बस अभी आता हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, पता नहीं कहाँ गया। मैंने कहा, तो आप खुद उसे ढूंढ ले। कहने लगी, कैसे ढूंढ लूँ, मुझे नजर नहीं आता। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि आप अपने भतीजे का नाम बताइए, मैं इस बार के इंतजाम से कहकर ऐलान करवा देता हूँ। वह जहाँ भी होगा आपको लेने आ जाएगा। मेरी बात पर वह कहने लगी, वह बहुत शरारती है, मुझे लगता है मुझे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर मैं कुछ मुतफक्कर सा हुआ। मैंने कहा, आपको अपने घर का पता मालूम है? कहने लगी, मुझे नहीं पता, वह तो मुझे मोटरसाइकिल पर यहाँ बिठा कर लाया था। कहने लगा कि आपको हलवा पूरी का नाश्ता करवाता हूँ, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा कि अगर आपको अपने घर का पता मालूम है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कुछ देर सोचकर उसने मुझे अपने इलाके का नाम बताया। मैं अपनी गाड़ी अपने साथ लेकर आया था। मैंने कहा कि अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं आपका हाथ थाम कर आपको अपनी गाड़ी में बिठा सकता हूँ, ताकि आपको आपके घर पहुँचा सकूँ। वह कहने लगी, जी बस मुझे मेरा घर पहुंचा दे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और उसे पार्क से बाहर ले आया। उसका सफेद मोमी हाथ मेरे गहरे गंदू सी रंगत वाले हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोयल की कान से हीरा निकल रहा हो, जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ। न जाने क्यों मेरे दिल चाहा कि ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहे। मैंने ठंडी आह भरी थी। मैंने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने में मदद की और उसी इलाके में पहुंच गया जहां उसने मुझे बताया था। फिर वह मुझे अंदाजा था
था। करीबी मस्जिद के बारे में बताने लगी कि मेरे अब्बा रोज़ाना जमा मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज़ पढ़ते हैं। आप किसी से भी पूछ ले कि वह मस्जिद कहाँ है। मैंने आने जाने वाले मुसाफिरों से मस्जिद के बारे में पूछा तो आसानी से मुझे उस मस्जिद का पता मिल गया। वहीं से उसके वालिद का नाम पूछते हुए मैं उस लड़की के घर तक पहुंचा। अपनी गाड़ी से उतरकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अधेड़ उम्र औरत घर से बाहर निकली। मैंने उस औरत को गाड़ी की तरफ इशारा किया, कहा कि क्या आप इस लड़की को जानती हैं। औरत उस लड़की को देखकर कहने लगी कि ये मेरी बेटी है, लेकिन आपको कहाँ से मिली। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह लड़की भी बेचैन हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल ढूंढने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसकी वालिदा ने उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे उतारा। वह अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, फिरोज मुझे पार्क में छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मुझे कहने लगा, फूफो थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा मैं वहाँ अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। उसकी वालिदा कहने लगी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। फिर उन्होंने फिरोज से कहकर पुकारा तो एक 15 साल लड़का घर से बाहर निकला। वह हंस रहा था। उस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में जैसे समा गया। मेरे वालिद हयात न थे। बहन भाइयों की मैं शादी कर चुका था। मेरी एक बहन दुबई से पाकिस्तान आई थी। मैंने जब अपनी बहन से अपनी शादी के लिए उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहन कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी भी कौन सी खामी है तुम में जो तुम्हें एक अंधी लड़की से शादी करना चाहते हो। मैंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे में क्या खामी है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि ऐसी भी कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर। हम रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं, जल्द हमें बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुम्हारी शादी के लिए मिल जाएगी। लेकिन आसान नहीं होता किसी अंधी लड़की के साथ शादी करना। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मेरे बहन भाई चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं जो कमाता था किसी न किसी बहाने से मेरे बहन भाई मुझसे पैसे मांग लेते थे। कहते थे कि तुम तो अकेले हो, इतने पैसों का क्या करोगे, हम घर बार वाले हैं, हमारे 100 खर्चे होते हैं। मैं भी उन पर बेदरे खर्च करता था। शायद यही वजह थी कि कोई भी संजीदगी से मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरी ये उम्र हो गई थी। मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर मेरी बहन मेरे साथ उस लड़की के घर रिश्ता मांगने चली गई। उसके वालिद पहले तो बहुत हैरान हुए मुझे देखकर। उसके वालिद के चेहरे पर नागवारी छाई, लेकिन उसकी वालिदा खुश थी। कहने लगी कि हमारी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, लेकिन उसका इलाज 25 साल की उम्र के बाद शायद मुमकिन है, लेकिन वह भी एक उम्मीद है। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का खुद इलाज करवाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी वालिदा फौरन से आमदा हो गई। उसके वालिद ने भी इनकार तो नहीं किया था, लेकिन खामोश थे। शायद मेरी गहरी सांवली रंगत और बेढंगे वजूद को देखकर उन्हें में कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन खामोश होने की वजह यह थी कि एक अंधी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उनका एक बेटा था जो कि शायद मेरे ही हम उम्र होगा। उसका एक 14 साल बेटा था जो अपनी फुफ्फो को हर वक्त तंग करता रहता था। उसके अंधे होने का नाजायज फायदा उठाता था। कभी उसे किसी पार्क में छोड़ आता तो कभी किसी मार्केट में। वह भी रोती और परेशान होती। 2-3 घंटे गुजारने के बाद जाकर उसे लेने जाता। वह भी इकलौता था और अपने वालिदैन का लाडला था, इसलिए भाई और भाभी किसी को भी उस बच्चे को डांटने नहीं देते थे, ना ही उसे उसकी शरारतों से मना करते थे। बहरहाल मेरा रिश्ता महरीन से तय हो गया था। मैंने अपनी शादी पर बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था, बहुत पैसा खर्च किया था। महरीन का लिबास 6 से 5 लाख का था और दुल्हन के लिबास में वे कोई अप्सरा लग रही थी। रुखसती के बाद मेरी बहन ने उसे मेरे कमरे में बिठा दिया। सब लोग अपने घरों को वापस जा चुके थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो वे काफी नर्वस लग रही थी। उसके पास आकर बैठ गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ उस वक्त काफी सर्द हो रहे थे, चेहरे पर एक अजीब बदहवासी छाई हुई थी। मैंने हीरे की अंगूठी उसके हाथ पर पहनाई, जिसे वे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की, आपको तो कोई भी खूबसूरत और अच्छी लड़की मिल सकती थी। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि आप बहुत अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं, फिर मुझ जैसी अंधी लड़की को आपने कैसे शादी कर ली। उसकी बात सुनकर मैं कुछ मुताज्जिब सा हुआ था। उसके वालिद ने उसे यह क्यों कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। दौलतमंद मैं था, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। इससे पहले कि मैं उसे सच बताता, वह कहने लगी कि मुझे सांवली रंगत वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं पैदाइश अंधी नहीं हूँ, लेकिन जब देख सकती थी तब भी मुझे खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद कितनी खूबसूरत और हसीन हूँ। अपने बचपन का चेहरा याद करके मैंने तस्वुर में अपना एक अक्स बना रखा है, और अगर मैं वैसी हूँ तो मैं बेहद हसीन हूँ, इसलिए मुझे हसीन लोग पसंद है। फिर कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखूं, क्योंकि मेरी वालिदा ने आपकी बहुत तारीफें की थी। कहने लगी कि तुम्हारे
तुम्हारा शौहर लाखों में एक है, बहुत हैंडसम और खूबसूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। शादी की रात में उसके साथ इस तरह की बातें करके मैं अपनी सुहाग रात बर्बाद नहीं कर सकता था। महरीन की संगत पाकर मैं बेहद खुश था और वह भी खुश थी। अगले रोज जब मेरी सास अपनी बेटी से मिलने आई तो मैंने उनसे जल्दी में ये बात पूछी कि उन्होंने महरीन से झूठ क्यों बोला, कि उससे ये क्यों कहा कि उसका शौहर बहुत खूबसूरत है। वे कहने लगे कि मेरी बेटी पैदाइश अंधी नहीं है, इसलिए खूबसूरती और बदसूरती को अच्छी तरह से जानती है। अगर मैं उसे सच बताती तो वे शादी से इनकार कर देती और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं करता। मैं नहीं चाहती थी कि रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए और मेरी बेटी को वैसे भी कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि वे कभी भी देख पाएगी, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं। तुम महरीन से यही कहना कि तुम बेहद खूबसूरत हो। मैंने कहा कि बात तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। शादी के फौरन बाद मैं महरीन को अपने साथ इस्लामाबाद और ले गया। उन खूबसूरत नज़ारों को महरीन देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। फिर मैं उसे एक एक मंजर बताता जिसे सुनकर वह उस मंजर में खो जाती, मेरे कंधे पर सर रख देती, मेरे गले में अपने बाजू डाल देती, मुझसे बेहद मोहब्बत जताती। मैं बेहद खुश था। कभी कभी मुझे कहती कि जमाल, मेरा दिल चाहता है कि मेरी आंखों का नूर वापस आ जाए ताकि मैं भी ये हसीन नज़ारे देख सकूं। मैं खूबसूरती की दिल ददा हूँ, मुझे हसीन नज़ारे और हसीन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतरी थी, लहजा भी नम हुआ था। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, मैं हूं ना तुम्हारी आंखें, तुम्हें एक एक मंजर यूं बताऊंगा, तुम्हें लगेगा तुम देख रही हो। और फिर ऐसा ही होने लगा। मैं महरीन की आंखें बन के रह गया। जहां भी उसे लेकर जाता उसे एक एक मंजर बताने लगता और वह मेरी बातों में खोने लगती। एक महीना मैंने पाकिस्तान से दूर गुजार दिया था। जब मैं हनीमून से वापस आया तो महरीन बेहद खुश थी। कुछ ही दिन बाद मैं उसे शॉपिंग पर ले गया। वहां मुझे एक ब्लैक कलर की साड़ी महरीन के लिए बहुत पसंद आई, लेकिन उसने पहनने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि उसे सियाही रंग पसंद नहीं है, उसे सख्त चिढ़ है इस रंग से। बहरहाल मैं महरीन को पाकर बेहद खुश था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी महरीन से मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। 5 साल का अरसा गुजर गया और मेरा ये हाल था कि मुझे अपने आप और अपना घर महरीन के बगैर अधूरा लगने लगा था। वह जब भी मायके में रहने जाती मैं पीछे से उदास हो जाता। बहरहाल हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। एक दिन महरीन मुझसे कहने लगी कि अब वह 25 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसका ऑपरेशन करवा दूं। उसकी ये बात सुनकर मैं बात को टालने लगा, क्योंकि अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती तो उसकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो जाती। वे शायद मुझसे नफरत करने लगती। मेरी शादी की एनिवर्सरी थी। मैंने महरीन से कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। वे कहने लगी कि मुझसे वादा करे कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं उससे वादा कर लिया। कहने लगी कि मुझे अपनी आंखों की बिनाई वापस चाहिए, आप मेरा ऑपरेशन करवा दें। मैं आपको देखना चाहती हूँ कि मेरा शौहर कितना हसीन है, कैसा है। मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, सोच रहा था कि अब क्या करूं। वह मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। पिछले 5 सालों में उसने मेरा तस्वुर एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान का बांध रखा था। अगर मुझे देखती तो न जाने उसका रद्द अमल क्या होता। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुझे बहुत पुरउम्मीद जवाब दिया कि आपकी बीवी ऑपरेशन के बाद देख सकेंगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करूं। महरीन मुझे देखकर शायद मेरे साथ रहना भी पसंद ना करे। जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया, अपने कमरे में ही घर में लगी। अपनी सारी तस्वीर मैंने छुपा दी। मुलाजमीन को भी अच्छे तरीके से समझा दिया कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। वे मेरी बात सुनकर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे हुक्म के गुलाम थे। महरीन का ऑपरेशन हो चुका था। मुझे डॉक्टर का फोन आया कि आपकी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और वह इस वक्त आपको बुला रही हैं। मैंने महरीन से फोन पर बात की। मैंने उसे कहा कि मुझे बैरून मुल्क अचानक से जाना पड़ गया, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर वो मुझसे लड़ने लगी। कहने लगी कि आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं, क्या मीटिंग मुझसे ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने कहा कि बस 1 महीने की तो बात है, मैंने जल्दी लौट आऊँगा। 2 दिन बाद महरीन ड्राइवर के साथ घर आई थी। जब लॉन्च के अंदर आई तो मैंने एक पुराने से सलवार कमीज पहने वहाँ खड़ा था।
बिल्कुल एक मुलाजिम के हुलिये में। मुझे देखकर वे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने अपनी आवाज़ बदल कर कहा कि मैं जी साहब का मुलाजिम हूँ। उन्होंने मुझे ख़ास आपके लिए रखा है ताकि आपका ख्याल रख सकूँ। वे सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही नागवारी के तासुरात फैले थे, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ। कुछ देर बाद ही मैंने जूस का गिलास लिया और बहाने से उसके कमरे में दाखिल हुआ, जो उस वक्त अलमारी के दराज खोल कर न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने जूस चाय टेबल पर रखा। मैंने कहा, बेगम जी आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताएं, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। मैं मालिक का वफादार मुलाजिम हूँ। ये बात सुनकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे मालिक की तस्वीर देखनी है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अपनी शादी की कोई तस्वीर, मेरे कमरे में कोई तस्वीर भी नहीं लगी। हालांकि जमाल ने तो मुझे कहा था कि उसने कमरे में हमारी शादी की तस्वीर लगाई हुई है। उसकी आंखों में मुझे देखने की तड़प थी और बड़ी बेचैनी सी थी। मैंने कहा कि मुझे तो इन चीज़ों की खबर नहीं है, लेकिन आप साहब को क्यों देखना चाहती हैं? वे कहने लगी कि इन 5 सालों में मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। मुझे ख्वाहिश है कि मैं अपने शौहर को देखूं कि वे देखने में कैसा है। मैंने सुना है कि वे बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। मैंने कहा कि मालिक 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि वे कैसे हैं। फिलहाल तो आप ये जूस पी लें। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो कहने लगी, बात सुनो जरा। मैंने कहा, जी। कहने लगी, तुमने तो देखा है ना अपने साहब को, तुम मुझे बताओ कि वे कैसे हैं। मैंने कहा, बीबी जी मैं उनका वफादार और नमक हलाल मुलाजिम हूँ। मुझे तो वह हर हाल में अच्छे ही लगेंगे। मैं तो उनकी तारीफ ही करूँगा। मैं नहीं जानता कि आपके नज़दीक अच्छे होने का मायना क्या है, ज़ाहिर खूबसूरती या फिर इंसान की अंदरूनी खूबसूरती। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मैं उसका हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन मुझे अपना काम कारोबार भी देखना था, इसलिए दिन के वक्त में ये बहाना करके घर से चला जाता था कि मुझे मालिक के ऑफिस के मामलात भी देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब मैं ऑफिस जाता तो वहाँ जाकर महरीन को कॉल करता और जमाल बनकर उससे बात करता। वह कहती कि मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर क्यों तुम मेरे सामने नहीं आते? जब से हमारी शादी हुई है मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने शौहर को देखूं। मैं उससे कहा कि बस 1 महीने की तो बात है, मैं आऊँगा तो सारी ज़िंदगी हमने साथ ही गुजारनी है। जहाँ तुमने इतना सब्र कर लिया वहाँ 1 महीना और कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँ तभी तुम मुझे देखो। वीडियो कॉल पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को जब मैं घर आया तो महरीन मुलाजिम के चीख चिल्ला रही थी, कह रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साहब की कोई भी तस्वीर इस घर में मौजूद ना हो। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुआ मुलाजिम मुझे देखने लगी। मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया। वे चुपचाप महरीन की बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। वे बस यही कहे जा रही थी कि कहीं से भी मुझे अपने मालिक की तस्वीर ढूंढ कर ला कर दो। मैं पूरा घर देख चुकी हूँ, मुझे कहीं भी जमाल की तस्वीर नहीं मिली। आखिर वे क्यों मुझसे अपना आप छुपाना चाह रहा है? उसकी बेचैनी और बेताबी देखकर मैंने उसके पास आ गया। मैंने कहा, बीबी जी मालिक बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी बहुत हैं, बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए। आप क्यों मुलाजिम के साथ लड़ रही हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बातों से बहलाया था। अपने झूठे तस्वुर दिखाने चाहते थे, जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था। हालांकि मैं जानता था कि ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं चल सकता। एक बार मैं रात को नमाज बिछाए रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कि मेरी बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। बेशक दिलों की डोर तो मेरे हाथ में है, रंग रूप कोई भी अहमियत नहीं रखता, इंसान का अखलाक अहमियत रखता है। तू जानता है कि मैं अपनी बीवी को बेतहाशा चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसे खूबसूरत मर्दों से मोहब्बत है और मैं बदसूरत हूँ। ये कहते हुए मेरे आंसू गिर रहे थे। एक मर्द के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है कि उसकी बीवी उसे देख कर नाक मुँह चिढ़ाए। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं सो गया, लेकिन सुबह मेरी आंख महरीन की शोर पर खुली। नाजिमा पर ना जाने वे किस बात पर चिल्ला रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो कहने लगी कि तुम्हारे साहब का मुझे फ़ोन आया है, वे आज रात ही वापस आ रहे हैं। उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाना है, 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। यह बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होता उतना ही कम था। आखिर फ़ोन पर उससे किसने बात की थी? मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वे कह रहे थे कि वे खुद ही वापस आ जाएंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ। आज उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तैयार भी बहुत अच्छी हुई थी। मैंने उसे यूं सजा सवरा देखा तो हैरान हुआ। मुझसे कहने लगी कि फूलों के गजरे ला तो जमाल को वे बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। जैसे जैसे वक्त आगे की जानिब बढ़ रहा था मैं
परेशान सा होता जा रहा था। रात को 8:30 बजे एक खूबसूरत नौजवान घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं हैरान था। उसे देखकर जैसे ही महरीन उसे जमाल कहते हुए उसकी जानिब अपने बाजू फैलाए आगे बढ़ी, मैंने उसे बाजू से पकड़कर रोक दिया। मैं उस नौजवान को बड़े गुस्से में देख रहा था। महरीन कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। जमाल, देख रहे हो अपने मुलाजिम को? मैंने उस नौजवान से पूछा कि कौन हो तुम? कहने लगा, जमाल हूँ, इस घर का मालिक। मैंने कहा, शट अप जमाल, मैं हूँ और इस घर का मालिक भी मैं हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं गुस्से से गुर्रा कर बोला था। मेरी बात सुनकर वह नौजवान महरीन से कहने लगा, आपका काम हो गया। मैडम जी, मेरी फीस मुझे दे दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ये सुनकर मैंने महरीन को हैरत से देखा। ये सारा ड्रामा महरीन का रचाया हुआ था। महरीन ने मुझसे अपना बाजू छुड़वाया और अपनी पर्स में से पैसे निकाल कर उसे दिए। नौजवान जा चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती है। सच उसके सामने खुल चुका था और मैं उसकी नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था कि अब वह रोए धोएगी, मुझसे तलाक मांगेगी, मुझसे अपनी नफरत का इजहार करेगी। यह कमरे में दाखिल हुई, कमरा जोर से बंद किया। मेरा दिल यूं था कि धड़कना बंद हो चुका था। मैं सोच रहा था कि आखिर उसे क्या जवाब दूंगा। वे मेरे पास आई, गुस्से से कहने लगी, क्यों झूठ बोला था मुझसे? क्या आप बैरून मुल्क गए हुए हो? क्यों मेरे सामने एक मुलाजिम बनकर आए थे? आपको लगा था मैं पहचान नहीं पाऊंगी? मैंने बिना बिनाई के भी आपके एक एक नक्श को छूकर अपने दिल की आंखों से आपको देख लिया था। मैं जानती थी कि आप कैसे हैं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको देखकर धुतकार दूंगी एक ऐसे शख्स को जिसकी आंखों से मैंने दुनिया को देखा था? वे रोई जा रही थी और मैं उसे हैरत से देख रहा था। कहने लगी, जमाल, मुझे आपसे मोहब्बत है। ये कहकर वे मेरे साथ लग गई। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जिंदगी बख्श दी हो। धन्यवाद दोस्तों।